मैं निकल रही हूँ मम्मी जी, बहुत लेट हो गई है। मेरे ऑफिस जाने का समय से 15 मिनट लेट हूँ। आप अमन को दूध पिला देना और कुकर में उसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ा देना। और हाँ, अमन दोपहर को जब सोकर उठे तो उसे ऑरेंज जूस भी बना देना। उसमें बर्फ मत डालना, नहीं तो गला पकड़ लेगा। और रिया जब स्कूल से आए तो बस स्टॉप पर जाते वक्त छतरी ले जाना मत भूलना। बहुत तेज धूप है, उसका बैग भी भारी है तो बैग आप ही उठाकर लाना। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। संजय को लंच के साथ सलाद देना मत भूलना, वरना वो खाना नहीं खाएंगे। सोनाली अपनी सास पार्वती जी को रोज की तरह सारे दिशा निर्देश देकर ऑफिस के लिए चली गई। उन्होंने अपने बेटे संजय का लंच बॉक्स तैयार किया, साथ में दही सलाद भी रख दिया। फिर उसे नाश्ता देकर वो खुद भी पूजा करने चली गई कि 1.5 वर्षीय अमन उठकर मम्मी मम्मी कहकर रोने लगा। पार्वती जी ने उसे चुप कराया और दूध पिला दिया। तभी संजय टिफिन लेकर ऑफिस चला गया तो काम वाली बाई आ गई। अरे तू आज जल्दी आ गई, थोड़ी देर रुक जा, मैंने अभी तक भी घर समेटा नहीं है। बच्चों ने सारा घर बिखरा दिया है। और वो जल्दी जल्दी घर समेटने लगी। मैम साहब, ये तो आपका रोज रोज का है, मुझे देर हो जाती है। एक यही घर नहीं है, और भी घर का काम करने को जाती हूँ। सब ऐसे ही करने लगेंगे तो शाम तक मैं यही रहूँगी क्या? मेरे भी घर बाल बच्चे हैं। काम वाली जल्दी मचा रखी थी तो पार्वती जी ने भी जैसे घर था वैसे समेट दिया और वो झाड़ू पोछा करके चली गई। वो रसोई में गई तो बर्तन का ढेर देखकर उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने सारी बिखरी रसोई ठीक की और बर्तन धोने लगी। तभी अमन रसोई में आकर बर्तन फैलाने लगता है और गीले में से फिसल जाता है तो फिर से रोने लगता है। पार्वती जी घबरा जाती हैं और उसे गोद में लेकर चुप कराती हैं, बहलाती हैं। तभी सोनाली का फ़ोन आता है, आपने अमन को दूध पिला दिया क्या? और हाँ, अगर पिला दिया है तो उसे नहलाने से पहले उसकी अच्छे से मालिश कर देना। उसकी सारी स्किन रूखी हो रही है। और बिना कुछ सुने फ़ोन रख दिया। उन्होंने फटाफट से उसकी मालिश करी और खेलने के लिए छोड़ा। फिर सोचा खिचड़ी बना दूं, पर कुकर साफ नहीं था तो भगोनी में खिचड़ी चढ़ा दी और अमन को नहलाने लगी। 1.5 वर्षीय अमन थोड़ा सा चुलबुला भी था और थोड़ा शरारती भी। पानी लेकर उन पर ही डालने लगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पोते को नहलाया। तभी सोनाली का फिर से फ़ोन आ गया। अमन को खिचड़ी खिला दी क्या? उसके खाने का समय हो गया है। अभी खिचड़ी बन रही है, मैं बनते ही तुरंत खिलाती हूँ, पार्वती जी ने जवाब दिया। तभी सोनाली ने वीडियो कॉल कर दिया और गैस पर भगोनी देखकर वो उन पर चिल्लाने लगी, आप भी हद करती हैं, भगोनी में खिचड़ी चढ़ाई है, इसमें तो अच्छे से पकेगी भी नहीं और मेरा बच्चा भी भूखा रह जाएगा। आपने कुकर में क्यों नहीं चढ़ाई? अब तक तो बच्चे का खाना भी बन जाता। पार्वती जी क्या कहती? सोनाली लगातार बोले जा रही थी। फिर खुद ने ही फ़ोन रख दिया। शायद केबिन में कोई आ गया था। पार्वती जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आप को संभाला। तब तक खिचड़ी भी बन गई थी। उसे ठंडा करके अमन को खिलाने लगी। बच्चे इतने आसानी से कहाँ कुछ खाते हैं। बच्चों को खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल है। एक जगह बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं खाते। अमन के पीछे दौड़ भाग करके वो थक गई थी। थोड़ी देर थक कर बैठ गई। अब उन्हें भी भूख लगने लगी थी। रसोई में से नाश्ता लेकर खा लिया, पर अभी बर्तनों का ढेर रखा था। बेटे बहू इतना कमाते हैं फिर भी बर्तन वाली नहीं लगाते हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा वाली लगा रखी है। वो भी इसलिए कि उनका बेटा गंदे आंगन में खेले नहीं। उम्र 70 की ज़्यादा नहीं थी, पर बीमारी इंसान को समय से पहले ही बुढ़ा बना देती है। डायबिटीज़ के कारण जल्दी थक जाती थी और बहुत जल्दी पार्वती जी को भूख लगती थी। संजय उनकी एकमात्र संतान थी। उसी का पालन पोषण किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अभी 10 साल पहले पति की मौत हुई थी। तब तक संजय नौकरी पर लग गया था। उनके जाने के बाद सोनाली घर की बहू बनकर आई।
पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू को वो नहीं लाना चाहती थी, पर बच्चे आजकल के सुनते कहाँ हैं। संजय को सोनाली से ही शादी करनी थी। उन्होंने समझाया भी था कि बेटा तू और बहू दोनों नौकरी पर चले जाएंगे तो मैं घर में अकेली क्या करूँगी। पर संजय ने भी जवाब दिया, मम्मी बड़ा शहर है, भारी खर्चे हैं, पत्नी भी कमाएगी तो घर अच्छे से चलेगा, वरना एक की कमाई से तो पार नहीं लगता है। फिर मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां कमाती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो मैं घरेलू लड़की अपने लिए नहीं लाऊंगा। ऐसा नहीं था कि संजय की नौकरी अच्छी नहीं थी, पर उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ये दिखाना था कि मेरी पत्नी मामूली सी गृहिणी नहीं है, बल्कि वो भी अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा है। संजय ने जिद की और सोनाली से शादी कर ली। अभी तक पार्वती जी ही घर और रसोई संभाल रही थी। बहू के आने के बाद भी उन्हें सहारा नहीं मिला, बल्कि उनका और काम बढ़ गया। बहू तो रसोई में पैर नहीं रखती थी, उनको ही दोनों का टिफ़िन बनाकर देना होता था। उन्होंने सोचा नई नई बहू है, अभी समय लगेगा, पर सोनाली को खाना बनाना पसंद नहीं था और उसके पास समय भी नहीं था। ऑफिस आने जाने में वो व्यस्त रहती थी। पार्वती जी ने सोचा कोई बात नहीं, बेटे के साथ बहू का भी वो बना लेंगी। पर जब सोनाली पहली बार गर्भवती हुई तब भी वो घर पर तो रहती थी, पर रसोई में पैर नहीं रखती थी। पार्वती जी ने तब भी एक अच्छी सास की तरह उसकी देखभाल की, उसका बहुत ही ध्यान रखा। अपनी पहली बेटी रिया के जन्म के कुछ महीने बाद सोनाली फिर से काम पर जाने लगी। अपनी पोती को पार्वती जी बहुत प्यार करती थी और उसका हर काम वो करती थी। तब घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली और खाना बनाने वाली भी आती थी। वो घर भी देख लेती थी और अपनी पोती के साथ भी खेलती थी। धीरे धीरे उन्हें डायबिटीज हो गई और शरीर में थकावट सी रहने लगी। वो घुटनों के दर्द से भी परेशान रहने लगी। अब रिया नर्सरी में आ गई थी तो अमन का जन्म हो गया। अब पहले जितनी उनमें जान नहीं थी। सोनाली दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि इस महंगाई में एक बच्चा ही पालना भारी है, तो 2 बच्चे कैसे पालेंगे। लेकिन संजय का मन था कि रिया अकेली नहीं रहे, उसे अपना भाई बहन कोई तो मिल जाए। अमन के जन्म के बाद उसे महंगाई का हवाला देकर खाना बनाने वाली हटवा दी। मम्मी जी घर पर ही होती रहती थी, तो ये भी खाना बना लिया करेंगी। अब 2 बच्चों का खर्चा बढ़ गया है, तो कहीं पर तो कटौती करनी ही होगी। अमन अब बड़ा हो रहा था, पर संजय और सोनाली अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते थे, इसलिए बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती थी तो मॉल में शॉपिंग और मूवी या दोस्तों के साथ पार्टी में जाया करते थे। पार्वती जी दोनों बच्चों को दिन भर संभालते हुए थक जाती थी। उस पर घर का काम और खाना भी पार्वती जी से अब ये सहन नहीं हो रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा था बहू नई नई है, कैसे घर संभालेंगी। फिर ये ख्याल आया कि बहू गर्भवती है तो उसका ध्यान रखना मेरा ही कर्तव्य है। फिर ये ख्याल आया कि बहू के पहला बच्चा है, उसे कहाँ बच्चे पालना आता होगा। फिर ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि बहू अकेली 2 बच्चों और ऑफिस को कैसे संभालेगी। पर अब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया था। अब उनसे सहन नहीं हो रहा था। बेटे संजय को भी बस या तो पैसा कमाना था या किसी भी तरह से पैसा बचाना था। उसे भी अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी और माँ पर वो दोनों खर्च भी नहीं करते थे। वो वहाँ दोनों वक्त का खाना खाते थे, पर वो भी चैन से नसीब नहीं होता था। पोते पोती हर दादी को प्यारे होते हैं, पर जब उसकी सारी जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी जाए तो वो प्यार भी बोझ सा लगने लगता है। एक रविवार दोनों बेटे बहू जब उठे ही थे तो पार्वती जी ने कहा कि वो गांव में जाकर रहना चाहती है। अब यहाँ पर उनका मन नहीं लगता है। गांव की अच्छी हवा से शायद उनकी तबीयत ठीक रहने लगे। ये सुनकर सोनाली जवाब देती है, अरे गांव में आपको रोटी कौन देगा? यहाँ तो 4 वक्त का खाना आप मुफ्त में ही घर बैठे खाती हैं। आपको गांव में जाकर क्या मिलेगा? ये मुफ्त की एसी की हवा और ये शानदार सोसाइटी का रहन सहन गांव में कहाँ मिलेगा? फिर रिया और अमन को कौन संभालेगा? इन्हें तो आप ही चाहिए। ये सुनकर पार्वती जी का दिल भर आया। बहू, मैं यहाँ मुफ्त का नहीं खाती हूँ,
3 समय बर्तन मांजती हूँ, तीनों वक्त का नाश्ता खाना बनाती हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को संभालती हूँ। इतना काम करने के लिए कोई भी दिन भर की मेड रखोगी तो तुम्हारे 14-15 हज़ार आराम से खर्च हो जाएंगे। तुम्हारे रुपये बचाती हूँ। मैं तो मुफ्त में नहीं खाती, पर तुम्हें तो मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई। तुम्हारे पति को पालने में, बड़ा करने में मैंने लाखों खर्च किए हैं। तुम और तुम्हारा पति जीवन भर भी मुझे बैठाकर खिलाओगे तो भी ये कर्ज नहीं उतार पाओगी। आज तुमने 2 रोटी की कीमत गिना दी। तुम्हारे लिए मेरे प्यार, परवाह और इस घर के प्रति समर्पण की कीमत बस यही 2 रोटी है। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुमने तो अपनी सास को ही मुफ्तखोर बता दिया। मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है। जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो तुम फिर भी पराए घर की से आई हो। इसे भी अपनी माँ की तकलीफ परेशानी नज़र नहीं आती, बस पैसे कमाने की धुन है। कभी संजय ने आकर पूछा कि नहीं कि माँ तुम कैसी हो, माँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अस्पताल भी मैं अपनी सहेली के साथ जाती हूँ और खुद की दवाई भी मैं खुद के तेरे पापा के पेंशन के रुपये से लाती हूँ। मेरे अपने बेटे के लिए, बहू और दोनों बच्चों के लिए बहुत किया है, पर अब और नहीं कर सकती। तुम्हारे बच्चे और घर संभालो। वैसे तो घर मेरे पति और मेरा बसाया हुआ है, पर एक माँ होकर अपने बच्चों को बेघर नहीं कर सकती हूँ। इस घर में तुम्हें बहू बनाकर लाई थी तो तुम्हें कैसे घर से जाने को कह दूँ? तुम दोनों को तो शर्म नहीं आती, पर मेरी आंखों में अभी शर्म का पानी बचा हुआ है। बस मुझे अब इस घर से जाना है। इस उम्र में बीमारी संभालूं, रसोई संभालूं या घर संभालूं, छोटे बच्चे संभालूं। सोनाली, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हारे बच्चों की आया नहीं हूँ। अपने बच्चे खुद संभालो या एक मेड रख लो। मुझसे तो ये सब संभाला नहीं जाता है। रही बात खर्चे की, तो मैं तुम दोनों से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पति की पेंशन ही काफ़ी है। बहू, तुम जब भी ऑफिस जाती थी, अमन के खाने पीने के लिए 10 बार फ़ोन कर देती थी। कभी मुझसे भी पूछती थी कि मम्मी जी आपने खाना खाया या नहीं, समय पर दवाई ली या नहीं। क्या तुम्हारा कोई फ़र्ज नहीं बनता है? जिस माँ ने तुम्हारे पति को बड़ा किया, जो तुम्हारे बच्चे को पाल रही है, तो उसके प्रति तुम्हारा कोई फ़र्ज नहीं बनता है? संजय और सोनाली दोनों बेटे बहू की नज़र शर्म से झुक गई। वो कुछ कहने के लायक नहीं रहे थे। पार्वती जी की भावनाओं को उन्होंने कभी समझा नहीं। अब दोनों क्या कहते? उनकी बोलती बंद हो गई। अब इतने सालों से पार्वती जी ही घर संभाल रही थी, तो उन्हें घर और बच्चों की आदतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। दोनों बेटे बहू की आंखें खुल गई। आज उन्होंने रह कर अपनी गलतियां याद आ रही थी। तभी संजय बोलता है, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। कमाने और पैसे बचाने के चक्कर में मैं अपनी ही माँ के दर्द और तकलीफ को भूल गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप घर छोड़कर मत जाइए। मुझे और सोनाली को तो घर के बारे में और बच्चों की आदतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी सोनाली भी माफ़ी मांगती है, मम्मी जी मुझे भी माफ़ कर दो। आपने माँ बनकर हम सबका ध्यान रखा और मैंने आपको कभी सास समझकर आपका आदर सम्मान नहीं किया। आप चली जाएंगी तो दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? इन्हें आपकी आदत हो चुकी है। पार्वती जी पिघल जाती हैं और वहीं रुक जाती है। अगले दिन से बर्तन वाली और खाना बनाने वाली रख दी जाती है, पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी पार्वती जी खुद ही लेती हैं, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। संतान की संतान से कभी मोह नहीं छूटता है। पाठकों, कुछ लोग बुजुर्गों को साथ तो रखते हैं, पर उन्हें नौकर बना लेते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते। अपनी संतान को पालने और बड़ा करने में ही माता पिता थक कर चूर हो जाते हैं। बुढ़ापे में फिर ये उन पर वही जिम्मेदारी दी जाए तो उस उम्र में वो कैसे निभा पाएंगे? हर संतान का कर्तव्य है कि जैसे वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने माता पिता का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखेंगे तो कल आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी
अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।